बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ जो हर जाने का दावा दायर कर रखा है, उसमें ट्रायल कोर्ट ने इनका हक के दिफा ख़त्म कर दिया था और फिर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब वो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में इस केस की समाअत की और 2-3 दिन की समाअत के बाद जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये इनकी अपील जो है ये मुस्तरद कर दी है, यानी ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रखा है। इसमें इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन उन लोगों के लिए भी एक बुरी खबर है जो मेरिट पर इमरान खान को नाअहल करवाना चाहते हैं, उनके इलेक्शन का रास्ता रोकना चाहते हैं और कहते हैं अब कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये उनके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनके लिए भी बुरी खबर है, ये आगे जाके मैं इस पे बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले ऑडियो वीडियोस के बड़े चर्चे हैं इमरान खान साहब के, जनाब फलां ऑडियो आ गई, फलां ऑडियो आ गई। 3 ऑडियोज तो खान साहब की आ चुकी हुई हैं और फिर बुशरा बेगम और जुल्फी बुखारी की एक और ऑडियो सामने आई है और कुछ लोग कहते हैं वीडियोस भी हैं और बड़ी ख़तरनाक वीडियोस हैं। एक वीडियो का तो मुझे पता था, वो स्विमिंग पूल के इर्द-गिर्द कहीं पे है और उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, पता नहीं क्या-क्या मामलात हैं उसमें। तो वो मैंने बता दिया था किस तरह के, और अब उस वीडियो के अलावा कुछ और वीडियोस भी बताई जा रही है खान साहब की कि वो बड़ी शर्मनाक होंगी। ये जो ऑडियोज़ आ रही है ना खान साहब की, इनकी जो ख़वातीन के साथ गुफ्तगू थी, आपने देखा होगा कि एक ऑडियो में वो मुबैना तौर पे आइला मलिक से ये कह रहे हैं कि उनकी बहन पे, आइला के ज़रिए उनकी बहन पे वो लाइन मार रहे हैं, सुमेरा मलिक पे। तो वो कहते नहीं, नहीं उनका तो पहले ही बॉयफ्रेंड है, इस तरह की बातें-शातें। और खान साहब का एक गंदा-सा उसमें जो डायलॉग था, वो आपके इल्म में होगा, बता भी चुके हैं और शायद कुछ इशारतन मैं भी अपने व्लॉग्स में इस पर बात कर चुका हूँ। अब जो ऑडियो आई है जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की, तो वो भी बड़ी अजीबो-गरीब है। उसमें भी वो कह रहा है उन्हें कि जनाब किसी से बात तो करनी होती है, वो पूछती है तुम्हारा सुना कोई अफेयर है? फिर वो कसम खाता है कि नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहते हैं किसी से दिल की बात करनी होती है। मुर्शिद कहती हैं कि आप मुझसे दूर क्यों हैं, आपको पता है? तो फिर वो कहती हैं कि आप जो हैं बेवफ़ा हैं, अल्लाह को बेवफ़ाई पसंद नहीं। इस तरह की बातें। और उसमें जो एक बात उन्होंने की है, वो जो सारी ऑडियोज़ जो हैं, इनमें एक चीज़ सब में मुश्तरक है कि जनाब इनके नज़दीक ये जो है ना ख़वातीन के साथ बातें-शातें करना, रिलेशनिंग और फिर तलक़ात, मुरासम किसी भी हद में रहें, गैर महरमों से, तो ये इनके नज़दीक कोई बुराई नहीं है। इनके नज़दीक ये बस रूटीन का मामला है और जो अदली-बदली है, ये भी कोई शर्म की बात नहीं इन लोगों के नज़दीक। यानी अम्मा से बात कर लें कि बेटी से कह दें, अर्ज़ कर दें बेटी को। ये इसमें कहा हुआ है ना कि आप ही अर्ज़ कर दें उनको। तो वो कहती हैं मैंने तो बड़ी कोशिश की। बहन से बहन के बारे में पूछ लें, बहन के बॉयफ्रेंड से तफ़सीलात हासिल कर लें। इनके नज़दीक ये बुरा नहीं। अब जो बुशरा बीबी हैं, वो उन्हें कह रही हैं कि ठीक है, तू गपशप करता है लड़कियों के साथ, तो ठीक है, ये जो आजकल की लड़की हैं ना, इनके साथ कुछ माह गपशप तो हो सकती है, कुछ माह मुरासम तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये उनके साथ शादी करना या ज़िंदगी गुज़ारना, ये ठीक नहीं। वो नेक बीवी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब मुर्शिद जो हैं, ये वो कहते हैं ना कि शरीयत, तरीक़त और हकीकत, ये हकीकत के मुकाम पे बैठ के उन्हें कुछ समझा रही हैं और जो कह रही हैं, वो वाला हिस्सा मैं आपको सुनवा रहा हूँ। सुनिए ज़रा आप भी। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं, ये सिर्फ देखने में, चंद महीने बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो क्या कहना चाह रही हैं कि ठीक है जनाब, इधर-उधर मुँह मारना है तो मारते रहें, लेकिन वो शादी-शुदी का ना सोचना। शादी-शुदी के लिए वो नेक औरत ही वो चाहिए। यार हमारा जो माशरा है, ये गैरतमंदों का माशरा है। यहाँ इस तरह की बातें
पसंद नहीं की जाती। हमारी क्लास में ख़ास तौर पे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वहाँ तो इसका तसव्वुर भी नहीं है। और ये कुछ और ही क्लास है। वो एक बचपन में, लड़कपन में, या आप कह लें कि कच्ची उम्र में, एक नावल था शौकत सिद्दीकी साहब का। वो खदा की बस्ती वाले बड़े मशहूर राइटर हैं, उनका एक नावल था जांगलूस। मेरे ख्याल वो वाद नावल होगा उर्दू का, उर्दू अदब का, कि जो नामुकम्मल था, मुकम्मल होने से पहले ही वो बहुत मकबूल हो गया हुआ था। उसके दो किरदार थे, रहीम दाद था, लाली था, एक खातून थी जट्टी किस्म की, और भैंसों का उसका बाड़ा था, दूध-शूध पिलाती थी। तो उसमें वो जो हमारा पंजाब का कल्चर था, ख़ास तौर पे देहाती कल्चर, उसके साथ-साथ जो ये वाला कल्चर है, जिनकी ये बात कर रहे हैं, सुपर लिबरलिज़्म या लिबरलिज़्म की भी कोई ऊँची, बहुत ही ऊँची कोई शाख, क्लास, जो भी आप कह लें, उसमें वो एक चैप्टर था जिसमें वो जो साहब हैं, वो जाते हैं, फँस जाते हैं किसी जगह जहाँ पे वो अमीरज़ादों का और अल्ट्रा मॉडर्न लोगों का कोई क्लब होता है, और वो जोड़े आते हैं वहाँ, और फिर वो जोड़े आके ख़वातीन कमरों में चली जाती हैं, चाबियाँ मिक्स हो जाती हैं, कर दी जाती हैं, और फिर वो चाबी जो है, जो मर्द हज़रात हैं, वो चाबी उठाते हैं, वो जिस कमरे में भी, जिस कमरे को लगती है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनकी बीवी होती है या किसी और की बीवी होती है, उनके साथ आई हुई खतून होती है या किसी और के साथ आई हुई खतून होती है। इस तरह का वो एक था। उस वक़्त हम ये सोचते थे, यार ये कहाँ होता है? ये तो हमारे माशरे में मुमकिन ही नहीं। वो तो हमारी सकाफ़त से मुतल्लक जो जांगलूस था, वो ख़ास तौर पे देहाती कल्चर पे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, और उसके जो इलाके थे वो भी, ये चीचा वतनी, कमालिया, इस साइड की, वो उन्होंने दिखाई हुई थी चीज़ें। तो वो हम जो सोचते थे, यार ये कहाँ होता है? अब ये पता चलता है कि ये होता है। अब उसकी अमली तफ़सीर जो है, हमने 30 साल बाद, 40 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि यार ये तो माशरे में एक तबका ऐसा है, और वो हम पे हुक्मरानी भी करता है, और फिर वो इस्लाम से मोहब्बत का दावेदार भी है, फिर वो पीरी मुरीदी भी करता है, फिर वो रूहानियत या रूहूनियत पर भी यकीन रखता है। ये अलग बात है कि उस ऊपर से, अंदर से वो उसकी 2, 3, 4 किस्म की शक्लें हैं, लेकिन वो जो हमारे सामने अपनी शक्ल पेश करना चाहता है, उसमें तो वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है। दूसरी तरफ ये जो ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, ये बड़ा गंद पड़ रहा है। ये मैं बड़े दुःख के साथ और अफ़सोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि खान साहब का जो किरदार है ना, जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं, जो उनके पैरोकार हैं, उन्होंने तो मानना ही नहीं इसको कि ये बुराई है। यानी ये वो तबका है, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, कि इनके नज़दीक ये कोई बेशर्मी, बेगैरती की बात है ही नहीं। आपस में इस तरह की बातें करना, एक गर्लफ्रेंड के ज़रिए दूसरी गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड की बहन के ज़रिए किसी तीसरे के साथ मुरासम पैदा करना, अपने दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ फिट करवा देना, ये इनके नज़दीक वो बुराई है ही नहीं। ना हमारी ये माशरती इक़दार के मुताबिक है, ना हमारे मज़हब के मुताबिक है। लेकिन इनके मुक़ल्लिद इमरान खान ठीक कहते हैं कि जो मेरे पैरोकार हैं, वो कहीं नमूना ना बना लें, मिसाल ना बना लें मेरी इन हरकतों को, इसलिए इनके ऊपर पर्दा डालें, गुनाहों के ऊपर। वो वैसे जो उन्होंने कहा था, मैंने भी एक पूरा वीला किया था खान साहब इस बात पे, एक कुरान की आयत है कि अपनी और दूसरों के गुनाह छिपाओ, और वो उस पे मौलाना मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने बाकायदा एक नोट दे दिया है कि जनाब ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं। मैंने भी ये कहा था, पता नहीं खान साहब कहाँ से ले आए हैं। बहरहाल ये एक गंद है, और अगर अल्ट्रा मॉडर्न या अल्ट्रा लिबरलिज़्म की तरफ ये लेके जाते हैं ये लोग, तो अब भी मैं बार-बार इसलिए कहता हूँ कि लोग जो कहते हैं, समझदार लोग जो हैं, जो मुहब्बे वतन लोग हैं, वो ये कहते हैं कि खान साहब को एक्सपोज़ होना चाहिए, इसकी एक-एक चीज़ नई नस्ल के सामने होनी चाहिए। जो बेगैरत और बेशर्म हैं, जो इनकी तक़लीद करना चाहते हैं इन मामलात में, वो फिर करते रहें। जो बुरा समझते हैं, जो कि हमारे माशरे में 99% लोग, मैं समझता हूँ कि वो अभी तक अपनी
معاشرتی اقدار سے محبت کرتے ہیں, اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح کے کت خانے سے وہ دور رہنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اس طرح کی آزادی جو ہے اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جناب ٹھیک ہے جناب, جہاں مرضی فون کریں, جس سے مرضی وہ پوچھیں. وہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے پوچھتی پھرتی ہے کہ جناب سنا تمہارے افیئر ہے, اور وہ قسمیں دے رہے ہو, کہتے ہیں جناب. اور بھی بہت ساری باتیں اس میں, اس کو چلو چھوڑ دیں. اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف جو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے عمران خان کے لیے ایک بری خبر ہے, اور ایک بری خبر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو میرٹ پر نہل کروائیں گے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں, موجود ہیں جناب, یوں ہی عدالت میں جائے گا, عمران خان نہل ہو جائیں گے, اور عمران خان جیل عمران خان کا مقدر بن چکی ہوئی ہے. یہ باتیں کر رہے ہیں نا کچھ لوگ. اور کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ بھائی ابھی انتظار کریں ستمبر 2023 کا, اور بہت میں نے کہا یہ بھی کہا تھا کہ کون کس کا انتظار کر رہا ہے, اس میں نے یہ تفصیلات بیان کی تھی, عرض کیا تھا. تو اب یہ لاہور رجسٹری میں, سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. مسٹر جسٹس امین الدین خان اس کے رکن تھے, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس کی رکن تھی. یہ شہباز شریف نے ایک ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہوا 10 ارب روپے ہرجانے کا عمران خان کے خلاف, اور ٹرائل کورٹ میں, لوور کورٹ میں جہاں یہ دعویٰ چل رہا تھا, عمران خان صاحب نے جواب مانگا عدالت نے, تو 26 مرتبہ تاریخیں لی, 26 تاریخیں, جواب داخل نہیں کیا. تو عدالت نے جو ان کا حق دفاع تھا, جواب دینے کا جو حق ہے, وہ ختم کر دیا. پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں آ گئے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا بالکل ٹھیک کیا اس نے جناب لوور کورٹ نے, تو چلو دوڑو. تو انہوں نے جب دوڑایا انہیں تو پھر یہ بھاگے گئے ہیں سپریم کورٹ میں. برسٹر علی ظفر صاحب جو ان کے وکیل تھے, وہاں یہ 2-3 دن اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. سماعت ہونے کے بعد جو بینچ ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا, اور اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی, اس بنیاد پہ کہ ٹرائل کورٹ نے جو آپ کو ٹائم دیا تھا اور آپ نے اتنی زیادہ تاریخیں لیں, پھر بھی جواب داخل نہیں کیا, تو وہ فیصلہ ٹھیک ہے, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے, تو کوئی قانونی حکم نہیں ہے. یہ 3 رکنی بینچ تھا, تو 2 ججز نے یہ فیصلہ, یعنی 2-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ ہے. مسٹر جسٹس منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس امین الدین خان نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں, اپیل خارج. اور جو ایک تیسرا رکن ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جناب اپیل منظور کی جاتی ہے. اگرچہ ایک شریعت کا فیصلہ ہی چلنا ہے, لیکن انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ اس میں دیا ہے. ویسے بھی انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ دوران سماعت برسٹر علی ظفر سے پوچھا کہ یار تسی جواب ہی نہیں داخل کروایا, کیوں نہیں کروایا؟ اور انہوں نے کہا جناب وہ غیر متعلقہ سوالات تھے. تو انہوں نے کہا جناب یہی جواب داخل کروا دیتے کہ غیر متعلقہ سوالات ہیں, جواب تو داخل کروانا چاہیے. یعنی جیسے انہیں ایک دکھ کا اظہار انہوں نے عائشہ ملک صاحب نے کیا ہے. تو اب ان حالات میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں, اور میرٹ پہ اگر فیصلہ ہو جائے عمران خان فوراً نہل ہو جائیں, توشہ خانہ کیس, تہریان کیس, اور پتہ نہیں اور کون سے کیس, اور صادق اور امین والے کیس, یہ سارے کیس, یہ ابھی تک جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کچھ سہولت کار موجود ہیں ایک ادارے میں, اور ادارہ وہ کون سا ادارہ ہو سکتا ہے؟ وہ سپریم کورٹ ہو سکتی ہے, عدلیہ ہو سکتی ہے, یا فوج کے اندر ہیں. فوج والے کہتے ہیں ہم تو نہیں ہیں اب. تو اس میں وہ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جب ان کا وہ بنی گالہ والا کیس تھا, تو وہ جناب جنرل فیض حمید کے ذریعے اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب نے یہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور خبر تو ایک صحافی نے تو یہ بھی کہا ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ 2 وکیل تھے جنہوں نے لکھ کے فیصلہ ثاقب نثار کو دیا تھا. 2 بڑے صحافیوں نے اس کی تصدیق کی ہے. اور پھر جہانگیر ترین والا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب ایک کو فائدہ دے سکتے, دونوں کو نہیں بچا سکتے. ثاقب نثار کے حوالے سے یہ بات سامنے آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب, ان کو عمران خان کو بچائیں. پہلے تو عمران خان نے کہا کہ جہانگیر ترین کو بھی بچا لیں, لیکن بعد میں انہوں نے کہا نہیں جناب اس کو چھوڑ دیں. بعد میں پھر وہ ان کی پیرنی صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ اختلافات ہو گئے, کچھ اور باتیں بھی ہو گئیں,
ओन चौधरी ने भी जाकर कुछ बता दिया था, वो आपको जादूगरनी कहता है, तो वहाँ से ये मामला। तो ये आयशा मलिक साहबा जब लाहौर हाई कोर्ट की जज मुकर्रर हुई हैं 2012 में, तो वकला ने बड़ा एहतजाज किया था। इनकी प्रैक्टिस ही नहीं थी हाई कोर्ट की, वो कहते हैं मौसर प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 साल, वो शर्त पूरी नहीं कर रही थी। एक आध केस था, वो मैंने पहले भी शायद अर्ज किया, वो किंग्स टायर वर्सेस पता नहीं क्या क्या, वो वाला एक केस, उसमें वो पेश होती रही हैं अजमत सईद साहब के पास जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। बाकी तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी नहीं था। जब ये लाहौर हाई कोर्ट की जज बनी है तो उससे एक हफ्ता पहले इन्हें लाइन तोड़ के सुप्रीम कोर्ट का जो वकालत का लाइसेंस है वो दिया गया। और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट जाना था, जो चौथे नंबर पे थी, तो उस वक्त भी बड़ा एहतजाज हुआ। पहली दफ़ा जुडिशल कमीशन में मामला गया तो 4-4 से बराबर हो गया, और दूसरी दफ़ा जब मामला गया गुलजार साहब के दौर में, तो फिर ये 5-4 से इनका जो तकर्रर है वो सुप्रीम कोर्ट में हो गया। जनाब बड़ा शोर मचा, जनाब वाह वाह वाह, पहली खतून जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लगी। और दूसरी तरफ जो मेरे जैसे लोग थे वो समझ रहे हैं कि जनाब कोई हम ख्याल जो जजेस हैं उनको वहाँ भरना मकसूद था सुप्रीम कोर्ट में, कि हम ख्याल जजों की अक्सरियत हो जाए। और फिर वो इनका तकर्रर भी कुछ हिसाब से किया गया कि इन्होंने एक दौर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनना है, यानी पहली खातून। तो ये सारा जो इशू है ना, ये अब इस केस में वो हम ख्याल वाली जो बात है, जो लोगों के शुबहात हैं, उनको मज़ीद तक़वियत मिली है। कि जनाब देख लें आप नतीजा, कि अगर आप हम ख्याल जजों को लेके जाएंगे, और हम ख्याल जज उस वक्त यही ख्याल किए जा रहे थे जो हमदर्दी रखते हैं ख़ास सियासी जमात से, और उस वक्त तो ये भी था कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं लोग। तो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी उनकी इमरान खान के साथ कुछ मोहब्बतें हैं। और इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, ये जो नून लीग वाले नहीं जा रहे ना सुप्रीम कोर्ट में, जो परवेज़ इलाही वाले केस में, तो उसकी एक वजह कोई ऐसे मामलात भी हैं कि जनाब वहाँ इमरान खान के लिए जो मियार हैं इंसाफ के वो और हैं। उनके लिए कानून की तशरीह और तरह से होनी है, उनके लिए आइन की तशरीह और तरह से होनी है। ये जो मंसूर अली शाह साहब हैं, ये हम ख्याल कभी भी नहीं रहे। ये उन जजेस में हैं जो साकम निसार की जो सिखाशाही थी या तक्काशाही थी, उसके आगे ये रुकावट बनते थे। काजी फायज ईसा साहब हो गए, मंसूर अली शाह साहब हो गए, तारक मसूद साहब भी इसमें आ जाते थे, अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं अब। तो वो सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में जो केस था जिसमें काजी साहब और साकम निसार का फड्डा हुआ था, तो उसमें यही बात हुई थी कि जनाब आप ये बताएं, जो सुओ मोटो लेते हैं आइन के आर्टिकल 184 के तहत, तो वो बता दें आपके जनाब कहाँ लिखा हुआ है। उन्होंने लॉ ऑफिसर से यही पूछा था, तो उन्होंने कहा जनाब थोड़ी देर बाद आते हैं। ये 3 रुकनी बेंच था, साकम निसार साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे, और काजी फायज ईसा साहब भी थे। और उसके बाद उन्होंने गए जनाब नया रोस्टर जारी किया, काजी साहब को निकाल बाहर किया, और मंसूर अली शाह के साथ बैठ के उन्होंने वो मुकदमा सुना। आज खुद नोटिस केस था, शायद हेल्थ से मुतल्लक था वो केपी में। तो फिर काजी साहब ने उस पर अलग नोट लिखा कि जनाब ये आपके पास इख्तियार ही नहीं था, मुझे बेंच से आप उठा ही नहीं सकते थे। तो फिर कुछ देर सुकून रहा, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी यही जजमेंट लिखी जो काजी साहब की तायद की कि जनाब साकम निसार साहब के पास ये इख्तियार नहीं था कि बेंच के एक रुकन को अलग कर देता। अब वही तकसीम मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, एक तकसीम जो साकम निसार के दौर से चली आ रही है, एक अंधाधुंध और आइन की एक लकीर के ऊपर चलने वाले, इधर उधर ना होने वाले जजेस, और दूसरे पंचायतें लगाने वाले जजेस, ये जो तकसीम अभी तक मौजूद है। जब तक ये तकसीम ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक जो फितने हैं वो भी ख़त्म नहीं होने। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती वाले जजेस नहीं आ जाते, तो इसके लिए फिर वो इंतज़ार करें फिर 17 सितंबर 2023 का, कि जब काजी साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस होंगे। ये सारे मामलात हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको कि जनाब ये अच्छी खबर इमरान खान के लिए भी नहीं है, और अच्छी खबर दूसरे लोगों के लिए भी नहीं है, जो इमरान के मुखालफिन हैं उनके लिए भी नहीं है। और फिर इमरान खान
تو ہمیشہ سے یہ حرکتیں کرتے آئے ہیں. وہ انہوں نے پہلے 2013 کے الیکشن کے بعد اعلان کیا کہ جناب افتخار محمد چودھری نے رمدے کے گھر میں سیشن ججوں کو یہ کہا کہ نون لیگ کو ووٹ دلوانے ہیں. ان کے گھر میں وہ اس وقت GOR چھوڑ چکے ہوئے تھے خلیل الرحمان رمدے صاحب. انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ان کے خلاف ہٹ جانے کا، وہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے کیا نہیں ہے. اور پھر عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کے خلاف انہوں نے کیس کرنا تھا، اور انہوں نے اعلان بھی فرمایا تھا کہ جناب میں نے جو جیو کا لندن والا پتہ ہے اس پہ نوٹس بھیج دیا ہے شاہ زیب خانزادہ کو. میں نے یہ عرض کیا تھا وہاں قانون اب بدل چکا ہوا ہے، اگر دونوں جو فری کین دونوں کا تعلق جو ہے ایک ہی ملک سے ہو اور لندن سے اس کو کوئی لینا دینا نہ ہو تو پھر لندن میں دعویٰ نہیں ہو سکتا ہر جانے کا. تو وہ کہاں ہے؟ وہ جو ٹائم نوٹس پیریڈ تھا وہ تو گزر گیا ہوا ہے. تو اب خان صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہاں عدالت میں جا کے شاہ زیب خانزادہ کے خلاف دائر کریں دعویٰ اور کمائیں پیسے لے کے آئیں. اور پھر دبئی میں بھی کرنا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کہاں گیا، پتہ نہیں دبئی میں ایسا قانون ہے بھی یا نہیں ہے. اور پھر امریکہ میں بھی نوٹس دینا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کدھر گیا. خان صاحب اور 35 پینچنوں والا جو تھا اس سے بھی بھاگ گئے تھے. میں نے تو سیاسی بیان تھا جو نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ جب ان کے خلاف ٹھوکا تھا. تو اب اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب پاناما کیس میں مجھے یہ شہباز شریف کی طرف سے 10 ارب روپے کی ایک بندہ آفر لے کے آیا تھا کہ جناب آپ کیس سے وڈرا ہو جائیں، وڈرا کر لیں کیس تو آپ کو 10 ارب روپے جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں. یہ سر عدلیہ کی صورتحال ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال ہے، اور یہ اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اور یہ PTI کی اخلاقیات کی صورتحال ہے. وہ آڈیو ویڈیو والی بات میں کر رہا ہوں. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.